अस्सलाम वालेकुम। खरा सच के साथ मैं हूं अरीना इलियास और मुबश्शिर साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वो हमें वहां से ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे पनामा के हवाले से। हमारे जो आज के गेस्ट हैं मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूं। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। पलवशा खान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। और कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अब्बास खान आफरीदी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। और सबसे पहले मैं आऊंगी मुबश्शिर साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताएगा कि कोर्ट ने फैसला तो महफूज कर लिया है, लेकिन क्या ये एक अवामी फैसला होगा और हम इसे कह सकेंगे क्या ये एक तारीखी फैसला होगा? थैंक यू वेरी मच अलीना और तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊं कि फैसला ही महफूज है पाकिस्तान में, और पता नहीं कितने लोग महफूज हैं कि नहीं है। और मुझे ये नहीं पता कि तारीखी होगा कि नहीं। तारीखी जजमेंट तो असगर खान केस में आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, तो इसलिए लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिलता है, आवाजें कसने का मौका मिलता है। फिर ऑनरेबल कोर्ट्स कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं। एक मेरे पास आज ब्रेकिंग न्यूज है, बट इससे पहले अली जफर साहब, असगर खान केस में तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट आ गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या मजबूरी है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में जो फैसला किया था वो ये कहा था कि हम डिक्लेयर करते हैं कि इलेक्शन में उस ज़माने में धांधली हुई और जो पैसे थे वो उसमें भी धांधली हुई, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो हमारी अदारे हैं उनको कहते हैं कि वो तो इस पे इन्वेस्टिगेट करें और फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट करें इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट उस हद तक दी थी, तो इसीलिए मेरा ख्याल है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भूल गया कन्वीनियंटली। यानी सुप्रीम कोर्ट को खुद परवाह नहीं है कि उसके ऑर्डर्स इन लेटर एंड स्पिरिट मनवाए जाए कि ना मनवाए जाए। इस केस में शायद उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट कराता है अपनी जजमेंट्स को, और वो टू केस बेसिस पे देखते हैं। लेकिन आपकी यहाँ बात दुरुस्त है कि असगर खान केस में जो फैसला हुआ उसकी क्या रिजल्ट है, वो उसके ऊपर दोबारा अदालत ने नहीं कोई फैसला किया या उसको नहीं दोबारा समाअत की उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से। पलवशा, ये तो सही है ना कि अगर ये पीपल्स पार्टी और एनक्यूएम के रहनुमा होते इसमें, तो ना सिर्फ फैसले इम्प्लीमेंट भी होने थे बल्कि आप सब लोगों ने अंदर भी हो जाना था और पता नहीं क्या क्या आपको कहा जाना था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये अब इसको इत्तेफाक कहें या एक अफसोसनाक पहलू का कि कई पार्टीज़ ऐसी हैं जो इस तमाम प्रोसेस में रिसीविंग एंड पे रही हैं और इसकी हिस्ट्री गवाह है, तारीख़ इसकी गवाह है। और ना सिर्फ रिसीविंग एंड पे रही हैं बल्कि जब उनके ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला आता है तो बड़ी खंदा पेशानी से उन्होंने उसको कबूल भी किया, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म का हटाए जाना आपको याद होगा। गिलानी साहब वापस गए और गाड़ी से झंडा हटाया और वो घर चले गए। लेकिन अब इस केस में आप ये एक और पहलू देखें कि अभी जजमेंट नहीं आई, लेकिन एक बड़ा धमकी आमेज़ रवैया जो था वो वज़रा की तरफ से वो आपने देखा कि बल्कि खुलम खुला टीवी पर जो है वो मीडिया पर धमकियां दी गई कि हम गली गली में T20 खेलेंगे, और इसके अलावा भी बड़ी गैर मुनासिब धमकियां दी गई। और मैं इस बात पर अब मुझे यकीन नहीं है कि ये टॉप लीडरशिप से उनकी इस किस्म की अहकामात उन्हें मिले कि वो ऐसी बात करें या उनका अपना ये मिजाज है। लेकिन जो कुछ भी है किसी भी पार्टी में ऐसा मरहला आए तो एक लाइन ज़रूर दी जाती है लीडरशिप की तरफ से कि अब आप इस लाइन पे चलें। ये समझ लेना कि जो पार्टी के इतने सीनियर लोग हैं, रहनुमा हैं, उनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शन के अपने तौर से इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें, इसको अकल जो है वो नहीं मानती। लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो उस पर भी करेक्टिव मेजर होना चाहिए। जब तक ये फैसला आता नहीं है तब तक ये इस किस्म के बयानात को रोकना चाहिए, कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल डायरेक्टली एक जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको धमकियों से कोर्ट को ज़ेरे असर करना और एक बड़े मैसिव लेवल पर सिविल अनरेस्ट की धमकी लगाना बहुत सीरियस बात है। मैं ज़ाती तौर पर अगर ये देखूं तो मैं समझती हूँ कि इसको सॉरी पलवशा, मैंने अली साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना था
कि हमारे आइन में एक चीज अमेंड कर दी गई है, सही होगा, मुझे इतराज नहीं है कि जजेस जो हैं और जनरल्स जो हैं इनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते या इनके किरदार और अफकार पे बात नहीं कर सकते। वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक यानी जेल जाने वाला जुर्म है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये जमहूरियत की इक़्तिदार है कि हमारे मजहब की इक़्तिदार है? क्योंकि आइन तो आपका कहता है कि मजहब से स्ट्रेंथ ले रहा है और मजहब से डराइव हो रहा है, और जो इस्लामी तारीख हमने पढ़ी और फिका हमने पढ़ा उसमें कोई भी अबव बोर्ड नहीं है। तो पाकिस्तान का आइन अगर जजेस और जर्नलों को बचाता है तो क्या ये गैर इस्लामी ना हुआ? मेरी तशरीह है, इंटरप्रिटेशन है आइन की इन प्रोविजंस की, वो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि आप तनकीद बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे जज साहब हों, कोई जनरल हों, आप उन पे उनके अगर कोई पर्सनल उनकी ऐसी बात आपके सामने आती है तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का आपके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो सकता अगर वो सच है। इसी तरह आप जो जजमेंट्स आती हैं अदालतों की, आप बिल्कुल उनके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ तक कह सकते हैं कि ये जजमेंट्स बिल्कुल गलत हैं और कानून के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो एक उसकी क्रिटिसिज्म एक जूरिस्प्रूडेंशियल क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। सिर्फ जो आपको ममानियत है वो ये है कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते एक इंस्टीट्यूशन के, अदालत के बारे में जो सच ना हो और जो उसको एक तरह उसकी जो इमेज है उसको ख़राब करने के लिए आप कर रहे हों, और वो आपने किसी मेलिफाइड या किसी एक मकसद के लिए या वो इल मोटिव के लिए आपने वो इस्तेमाल की हो वो बात, तो फिर आपके ऊपर वो ममानियत है। तो ये लोगों को बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई सेक्रेड काउ नहीं है, कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान में नहीं है। जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं आपको 3 छोटी सी एग्जांपल्स दे देता हूँ। एक तो ये एग्जांपल है कि निहाल हाशमी साहब की एक ऑनरेबल जज के साथ तस्वीर आई, वो साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर पैमरा तक ने फाइन कर दिया उन चैनल्स को जिन्होंने इसको चलाया, जबकि वो तस्वीर है, वो कोई फोटोशॉप नहीं है। और किस कानून के तहत वो जो थी उसमें जी वो जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो एग्जांपल बिल्कुल फिट इसलिए आता है कि वो उसमें ये नहीं पता चलता था कि वो जज साहब की तस्वीर है कि नहीं है। अगर वो जज साहब की तस्वीर होती तो फिर बिल्कुल किसी किस्म की ममानियत नहीं थी कि आप वो तस्वीर शाया कर दें अगर आपने कोई उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन जिस तरह वो रिपोर्ट किया गया उसमें वो लोगों ने इस तरह रिपोर्ट किया जिस तरह के जज साहब कोई मिल के बात कर रहे हैं किसी से और ये केस के बारे में बात हो रही है, इस किस्म की जो बातें थी ये फिर इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट करती हैं, उस पर ममानियत है। लेकिन अगर सपोजिंग कोई भी जज हो जी, प्रॉब्लम एक और है माजरत के साथ के इफ्तिखार चौधरी या अरसलान इफ्तिखार का केस आता है तो पहले दिन खुद भी बैठ जाते हैं उसी बेंच में। उन्होंने तो उसी दिन बता दिया है कि वो जज बनने के अहल नहीं है, अब उसके बाद भले कोई और उस बेंच में आ गया हो, और उस केस का आज तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि वो इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे हैं। अगर वो मुबश्शिर लुकमान होता तो आप लोगों ने क्या कुछ कर देना था। वो केस जो है बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो एक मेरा ख्याल है हमारी जुडिशल हिस्ट्री पे उसको आप जितना क्रिटिसाइज करें शायद वो कम है, बिकॉज उसके ऊपर बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि पहले चीफ जस्टिस साहब बैठे और फिर उनको जब कहा गया तो फिर वो वहाँ से हटे उस बेंच से, और उसके बाद जो जिस तरह कोर्ट ने एक तरह केस को चलाया और पहले इन्वेस्टिगेशन कराई, फिर जब इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही थी तो इन्वेस्टिगेशन टीम को ख़त्म कर दिया गया, वो नैब का जो अटॉर्नी जनरल थे उनको हटा दिया गया कि नहीं आप इनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, और उसके बाद फाइनली ये फैसला किया कि जी हम इससे इंटरफेयर नहीं कर सकते, इनको आप छोड़ दें। तो ये एक बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है इस केस को, और इसीलिए किया जाता है कि ये एक तरह चूंकि चीफ जस्टिस साहब के बेटे के बारे में था, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के बेटे के बारे में, इसलिए वो उनको इस तरह की फैसिलिटी दी गई। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, इस एग्जाम्पल भी सही है, और इसको हमारी जो बार्स हैं उसमें बड़ा डिस्कस किया गया है केस को, अभी भी किया जाता है, और कहा जाता है कि ये केस जो था जवाद ख्वाजा साहब का घर डिस्कस किया गया है कि कितने 100 कनाल पे और कितनी कंस्ट्रक्शन, और एज जब वो जज थे तब वो बना था,
रिटायरमेंट के बाद नहीं बना था। इसको हम डिस्कस करें या इसको हम डिस्कस करते तो हम ब्लेस्मी कर रहे होते किसी किस्म की। नहीं, देखिए, अब घर उनकी पर्सनल बात है, उसकी वो कितना बड़ा तो बनाए पैनमा छोटा बनाए पर्सनल नहीं है उसको नवाज डिस्कस शरीफ करना का। मेरे ख्याल जायज भी नहीं था। एक मिनट सर, पैनमा जो है वो भी तो पर्सनल है जी, ना। फिर आप उसके बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं नवाज शरीफ के, तो वो भी तो तकलीफ दे बात है। जी, अगर पनामा उनके, केस मेरा में कहने का मतलब है, जी लेट मी नाउ आस्क यू स्ट्रेट क्वेश्चन। अगर मियां नवाज जी शरीफ और उनके बच्चों के ऊपर हम हर किस्म का सवाल उठा सकते हैं जो उस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो फिर बाकी सीक्रेट काउस क्यों है कि दौरान सर्विस हम उनसे सवाल नहीं कर सकते ये कहां से आया पैसा? मेरा ख्याल है जो पनामा केस है वो तो एक बुनियादी हकूक का केस है, क्योंकि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके खिलाफ एक करप्शन का चार्ज है, इल्ज़ाम है, और वो इल्ज़ाम जो है उसको हर शहरी का ये हक है कि पता करे कि वाकई उनका प्राइम मिनिस्टर करप्ट तो नहीं है। तो वहाँ तक तो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जो समाअत हो रही है केस की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, आइनी केस है, और उसकी समाअत जायज़ है। बिकॉज जब आप एक पॉलिटिशियन हैं और आप अवाम के सामने आते हैं कि जी मैं साफ शफाफ हूँ, और अगर कोई इल्ज़ाम आता है तो फिर ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि वो इल्ज़ाम को, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसके ऊपर अदालतें भी फैसला करेंगी, उस पर लोग इल्ज़ाम भी करेंगे, आप चैनल्स पे भी डिबेट करेंगे। लेकिन जब आपकी बात आती है किसी जुडिशल जज की, जो जुडिशरी का हिस्सा है, तो फिर आपको ज़रा थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है। आप हर चीज़ को नहीं ला सकते, लेकिन येस, अगर आपके पास कोई सबूत है कि कोई करप्शन की है जज साहब ने, तो उसका आइन ने एक तरीका बताया है कि आप उसको बिल्कुल रेज करें। और कई आपके फैसले अदालतों के सर सबूत है माजरत के साथ, क्या बातें कर रही हैं? इफ्तिखार चौधरी के जी, फैसले, वही मैंने कहा, अगर आपको जवाद ख्वाजा के फैसले उठा लें। जी, वहाँ अब उन फैसलों पे आप बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं, और हम भी कई फैसलों की बात करते हैं और हम कहते हैं कि ये फैसले कुछ ऐसे हैं जो कि पॉलिसी मैटर्स और एग्जेक्टिव के साथ इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट के साथ इंटरफेरेंस है, और ये मेरा ख्याल है एक जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है। लॉर्ड डेनिंग एक बड़े मशहूर जज साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि गलतियां हर जज से होती हैं, और अगर गलती पॉइंट आउट की जाए तो फिर अगले जज जो साहिबान जो हैं उस गलती को दुरुस्त कर देते हैं। ये एक प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। इस किस्म की बातें करने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है मुबश्शिर साहब। आप अगर कोई जजमेंट के, आपको ख्याल है कि जजमेंट गलत हुई है, वो कानून के मुताबिक नहीं है, तो उस पर आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, और आपका जो कानून है वो उसकी इजाज़त देता है आपको। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप क्रिटिसाइज करें इंस्टीट्यूशन को। अब्बास खान अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे ऑनरेबल दोस्त हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, नवाज से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास खान साहब। आप ये जो सारी चीजें हो रही हैं पैनामा में, ऑन अ पर्सनल लेवल तकलीफ दे तो होगा कि फैमिली को भी रगेदा जा रहा है, बच्चों को भी, हर एक को भी। तो मेरा ख्याल नहीं था कि ऑनरेबल तरीका था कि मियाँ साहब कहते यार ये लो और इन्वेस्टिगेट करो और ये ट्रेल है और खत्म करो इस डिबेट को, आगे मत चलने दें। आपने अच्छी बात की। बदकिस्मती से हम कहते हर वक्त हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और यही सारी कानून साजी करती है, और ये जो कानून साजी करे उस पर अमल दरामद हो। लेकिन बदकिस्मती से हर इदारा जब आता है तो वो कहते हैं हमारे लिए वो कानून बनाया जाए जिससे हमसे ना पूछा जाए। लेकिन जब एक कहते हैं कि जमहूरी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि आवाम से आए हैं तो इसलिए उनसे पूछने का हक है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है, जो भी है 40 साल का जो है, तो अगर आप वो कहते हैं कि जो फौत हुए हैं उनका भी एहतसाब करना चाहते हो, जो भी है वो कर लो, कि जैसा भी है एक दफ़ा ये बात क्लियर हो जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ लोग, उसके लिए अगर सच में कहोगे तो पॉलिटिशियन खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत है कमज़ोर। वो इस तरह फैसले और इस तरह इत्तेफाक राय से पॉलिटिशियन चलते नहीं है कि ऐसी कानून साजी करें कि सारे इदारे जो है पार्लियामेंट को जवाबदेह हों और पार्लियामेंट उन पे चेक एंड बैलेंस रख सके। क्योंकि इस मुल्क में एक 70 साल की जमहूरियत चली नहीं है, तो जो टूटी फूटी चलती तो कानून साजी भी टूटी फूटी हो रही होती है, जिसकी वजह से ये निज़ाम मजबूत नहीं हो रहा। वरना आज जो है वजीर आजम भी जवाबदेह होता, जज भी जवाबदेह होते, जर्नल्स भी जवाबदेह होते, सब जवाबदेह होते। लेकिन हर आदमी अपने लिए जो है रास्ता तो ढूंढता है लेकिन दूसरे को जवाबदेह समझता है।
तो मैं समझता हूं कि जब तक ये जमहूरियत इधर मजबूत नहीं होगी तो कानून साजी मजबूत नहीं होगी, जब तक कानून साजी मजबूत नहीं होगी तो वन मैन रूल नहीं होगा, जब तक वन मैन रूल नहीं होगा तो घर में जब वन मैन रूल नहीं होता वो घर नहीं चलता, तो मुल्क क्या चलेगा जिस मुल्क में वन मैन रूल नहीं होगा। राइट मेरे साथ 3 मेहमान हैं, अब्बास खान अफरीदी साहब हैं, पलवशा खान साहिबा हैं, अली जफर हैं और अलीना मेरी कुलीग हैं जो लाहौर में बैठ के फराइज अंजाम दे रही हैं। और नाजरीन आपको अब मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूँ कि PIA की प्रॉपर्टीज को झूठ और फरेब के तहत कामों पे बेचा जा रहा है। वो इस तरह से कि रूजवेल्ट, मैं लंदन में बैठा हूँ और यहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेट किया ये स्टोरी पूरी, कि रूजवेल्ट होटल जो है PIA का न्यूयॉर्क में, उसके मुतालिक कहा यह जा रहा है कि हमें कोई ऑफर नहीं आ रही, कोई ऑफर नहीं आ रही और हमें फोरक्लोजर की तरफ जाना पड़ेगा और तकरीबन 20 से 25 मिलियन डॉलर तक हमें जिसको दे सकते हैं ये दे दें, क्योंकि वरना इस होटल की हमें ऑफर नहीं आ रही। मेरे पास इन राइटिंग अब ये एविडेंस मौजूद है कि 8 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को 410 मिलियन डॉलर की सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बिड आई हुई है। फर्क यह है कि उसमें खांचा कोई नहीं है, फर्क यह है कि उसमें किकबैक कोई नहीं है और फर्क यह है कि उसमें इनके अपने कब्जे में नहीं आता। जो पैनमा केस है, पैनमा केस के अंदर जो रकम मौजूद है और ये जो 4 अपार्टमेंट्स हैं, इनका ताल्लुक अगर आप टाइमलाइन देखते हैं तो जो मोटरवे बनी थी लाहौर इस्लामाबाद, उसका किकबैक जो है ये पैनमा के अंदर है और इन 4 अपार्टमेंट्स के अंदर है। ये अपार्टमेंट्स मेरे सामने है यहाँ पे, इस वक्त तकरीबन जहाँ पे मैं बैठकर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो बिल्कुल मेरे करीब है यहाँ से। और पलवशा खान के ये कैसी जमहूरियत है कि हर लूट में सारे आप लोग बाहर शोर में जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ना पार्लियामेंट में कुछ करते हैं और हुकूमत के हाथ मजबूत करते हैं, क्योंकि जहाँ पे अगर फेडरल गवर्नमेंट करप्ट है वहाँ माजरत के साथ सिंध गवर्नमेंट में भी बेइंतहा करप्शन है। देखिए, अगर फेडरल गवर्नमेंट पे कोई करप्शन का चार्ज है तो इस वक्त जिस लेवल पे वो गवर्नमेंट ट्राई हो रही है और पिछले, अब इस पैनमा तो आउट होकर ख्याल में 7-8 माह होने वाले हैं और 7-8 महीनों से जिस तरीके से रोज़ाना रात को, एक दफ़ा दिन में और रात को जो ट्रायल हुकूमत वक्त फेस कर रही है, मैं समझती हूँ चाहे कोई भी करप्शन हो, कितना ही बड़ा फ़ायदा हो, इट इज़ नॉट वर्थ इट। और इवेंचुअली जो है ये कहीं इसके बाद एक मुबश्शिर साहब और पलवशा से इसका जवाब भी लेंगे नाज़रीन, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ट्रेल के हवाले से। जी मुबश्शिर साहब, आप पलवशा साहिबा से कुछ पूछना चाह रहे थे। भी अपना मनी ट्रेल दे रहे थे मियाँ साहब, और ये ना सुबह होता, ना शाम होता, ना कल होता, ना परसों होता। अदालत के अंदर कह रहे हैं कि हमने नहीं देना, पार्लियामेंट में कह रहे हैं हम सब देंगे, तो आप लोगों ने पार्लियामेंट को खुद मजाक बना लिया। देखिए, मैं इस बात से आपकी एग्री करती हूँ कि पार्लियामेंट मौजूदा हालात में बहुत हद तक इर्रेलेवेंट होती जा रही है। उसमें आप चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ का कसूर कहें, हुकूमत वक्त का कसूर कहें, वो आपकी असेसमेंट है, लेकिन ये एक रियलिटी है कि इस वक्त अवाम को, पाकिस्तान के जनरली अवाम को, इंटेलिजेंसिया को, किसी को पार्लियामेंट से जो एक उम्मीद वाबस्ता होती है, उसके सुप्रीम होने का कॉन्सेप्ट होता है, वो अब नहीं रहा। और इस वक्त नज़रें अगर इंसाफ के लिए लगी हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। उसके अलावा अगर किसी तरफ देखा जाता है तो बहुत हद तक अफवाज पाकिस्तान की ये बिल्कुल हकीकतें हैं। मैं इसको यहाँ बैठ कर ना मानूँ तो ये मेरी भी मुनाफकत होगी। उनकी तरफ देखा जाता है, यानी सब हर तरफ, मगर पार्लियामेंट की तरफ अवाम का एतमाद या पार्लियामेंट से चेंज आना, ये अब मैं समझती हूँ कि शायद लोग इस पर अब यकीन ना करें। और इसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस पर कितना लोगों का यकीन रहता है वो अब देखने वाली बात है अभी। लेकिन ये जो आप और हम डिस्कशन करें, इसमें अगर सिंध हुकूमत में भी आपको कहीं नज़र आता है, किसी को पाकिस्तान के अवाम में से कहीं करप्शन नज़र आती है, उनके हाथ कोई सबूत लगता है, तो मैं यहाँ आपको ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मियाँ साहब का ट्रायल होगा। अदालतें खुली हैं, जिसके पास सबूत है, मेरे कहने के बावजूद भी लोग अप्रोच कर सकते हैं और मैं ना भी कहूँ तो जाएंगे। लिहाजा ये प्रोसेस ऐसा तो नहीं है कि जो एक्सक्लूसिव हो। और दूसरी बात यह है कि ये अब एक इंटरनेशनल, हमारे जैसे देखिए
शायद इंस्पिरेशन यहाँ से कि ये मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो अज़ेरी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कि प्रेसिडेंट है शायद, उन्होंने अपनी बेगम को वाइस प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट है शायद, उन्होंने अपनी बेगम को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इसी तरह की बहुत सी और मिसालें दुनिया में हैं। मतलब इवन अमेरिका में अब देखिए ना, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो साहबजादी हैं वो भी एक कैपेसिटी में ओवल ऑफिस में बगैर किसी इलेक्टेड रोल के बैठती हैं। लिहाजा इन अ वे, अब मैं तो इसको इसकी वजह सार्कास्टिकली से कह रही हूँ, शायद हमसे वो बहुत बिलावल हो से या दूसरे मरियम हो, ममालिक ने इंस्पिरेशन ली है हमसे, इस वजह से हमारे से इस वजह से इंस्पिरेशन ली है बिलावल बहुत भी से और दूसरे मरियम भी ममालिक जस्टिफाइड हो ने। जाते हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए, जस्टिफिकेशन किसी पार्टी की मैं और आप यहाँ बैठ के दे नहीं सकते, वो अवाम ने देनी होती है। और ये जस्टिफिकेशन का मौका सिर्फ उस वक्त आएगा 2018 में जब इलेक्शंस होंगे, तब अवाम दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा, और उनका जो सामने उनका नजरिया अगर उसको गलत समझते हैं तो वो बिल्कुल, यू कैन नॉट फोर्स द पीपल, ये इस प्रेसिडेंट है और लोग निकाल बाहर करते हैं, इसमें तो दो राय है ही नहीं। अब्बास खान अफरीदी साहब यहीं पे अली जफर साहब भी मौजूद हैं और वो सुन रहे हैं मेरी बात। एक पिटीशन की थी मैंने अदालत में, अली जफर साहब ने उसकी पैरवी की थी और तकरीबन 2,62,63,63,000 जाली वोटों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्सपंज करो। मैं दावा कर रहा हूं कि वो आज तक एक्सपंज नहीं हुआ। अगर 3.25 करोड़ वोट जाली हैं आपके इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो फेयर इलेक्शन हो कैसे सकता है? ऐसा है कि अभी मर्दमशुमारी हो रही है, नए लिस्टें बनेंगी, इलेक्शन होगा नए। एक दफा 98 में मर्दमशुमारी हुई जो हमारी नून लीग की गवर्नमेंट ने कराई। अभी मर्दमशुमारी हो रही है, हम करवा रहे हैं। आपके जो जजेस की कानून साजी हुई हमने की। आपने उससे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहा कि एक जज साहब जो है अपने बेटे के उसमें कर रहा था, हमने अपने आप को उन्हीं जजों के सामने पेश किया। जो तरक्की का एक सफर हमारे दौर में हुआ और पहले हुआ, या जो सिस्टम चला, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई या कौन से ऐसे इदारों की गवर्नमेंट आई जिन्होंने इस मुल्क में कोई ऐसा काम किया हो जिसका आप जिक्र कर सकते हो, जिसको आप याद कर सकते हो, जिसको आप बता सकते हो? हम तो बेशुमार चीजें बता सकते हैं, बेशुमार चीजें गिन सकते हैं कि हमने उस दौर में क्या किया, इस दौर में क्या किया। पहली दफा 5 साल की गवर्नमेंट मिल रही है, 40-40 साल इक़्तिदार लोगों ने गुजारा, क्या उसमें किया, क्या चेंजेस लाए? हम कहते हैं कि वो इदारों की तरफ देख रहे हैं। 40 साल में इदारों ने क्या किया? अभी जो है वो जो इदारे हैं, ये जब तक एक निज़ाम, अगर हम जमहूरियत निज़ाम कहते हैं ना, उसको जमहूर की तरह चलाएंगे, एक सिस्टम को चलाएंगे, तब ये मजबूत होगा। अगर हम इस अल्फाज के साथ चलाते रहें कि जी फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया और कल वो ये कर रहा था, तो ये मुल्क जो है जमहूरियत, अगर हम पॉलिटिशियन भी खुद उसके ऊपर तनकीद करते रहेंगे तो इसने कभी मजबूत होना ही नहीं है। तनकीद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराक ओबामा पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये तनकीद किया कि वो उनके फोन बाय टैप कर रहे हैं और वो अब उस पे इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। तनकीद तो सारी दुनिया करें, लेकिन साथ में पॉजिटिव बातें भी याद करें कि जी जो जितना इक़्तिदार पाकिस्तान का गुजरा उसमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या क्या फायदे हुए, किस किस ने फायदे किए, इसमें भी प्रोग्राम होने चाहिए। किस किस के वक्त में क्या क्या तरक्की हुई, किस किस के वक्त में माजरत के साथ सबसे ज्यादा फायदे जो हमें नजर आते हैं वो अयूब खान के दौर में नजर आते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अयूब खान के एक दौर में नजर आते हैं, उसके बाद के दौरों में क्या नजर आता है, मुशर्रफ के दौर में नजर आते हैं, उसके बाद क्या जंगो जदल हुआ, उसके बाद क्या हालात हुए, उसके बाद मुल्क का क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। प्रॉब्लम एक और है ना, अली जफर साहब हैं मौजूद यहाँ पे। अली जफर साहब, अगर जब आप हमारे लिए पैरवी कर रहे हैं, मुझे पता है एक और केस में PIA का ही केस है, और जब तक वो आएगा और या उसका फैसला आएगा तब तक रूजवेल्ट जो है फोरक्लोजर करके आने पौने दामों पे हथियार लिया जाएगा। PIA की करप्शन इस हद तक है कि मासूम लोगों की जाने जा रही हैं उसमें, लेकिन हमारा सारा सिस्टम जो है वो जमहूर को बचाने के लिए लगा हुआ है, लोगों की जानों का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ये कैसी जमहूरियत है कि चेयरमैन नैब FDR खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि ना हमने इन्वेस्टिगेट किया है पैनमा को, ना हम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट अब कमीशन रख रहा है, उस कमीशन की हैसियत क्या रह जाएगी? जी, आपने बड़े इम्पोर्टेंट और अहम सवालात उठाए। एक तो जो रूजवेल्ट होटल है, मैंने भी देखा हुआ है न्यूयॉर्क में, वो होटल इनफैक्ट प्राइम प्रॉपर्टी पे है और उसकी तो ये हो ही नहीं सकता कि बिड्स ना आ रही हों। अगर उसको साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर बेचना ही है ज़रूरी समझते,
तो फिर उसको बिल्कुल बेचना चाहिए। अगर आपने वाकई ही ये एक इंकशाफ किया है और ये बात दुरुस्त है कि इतना एक ऑफर आया हुआ है, तो उसको मेरा ख्याल है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हुकूमत का फर्ज है कि वो सामने लेके आए। यानी बिडर को सामने ले आता हूं। अमेरिकन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने $410 मिलियन की बिड की है उसको। बेचना क्यों है, पहले तो ये पता चले। ये तो बेचना क्यों है, बेचने की क्या मुसीबत पड़ी हुई है, ये पहले तो ये क्लियर हो ना कि व्हाट आर द खुद जो लेना है पलवशा, आपको क्यों नहीं बेच रहे हैं आप अपनी एसेट्स को? खुद लेना है ना, वो तो ठीक है, लेकिन कोई एक पब्लिकली तो कोई इसका जवाब होना चाहिए ना। पब्लिकली तो ये नहीं कहा जा सकता हमने खुद लेना है। पब्लिकली जो जवाब है वो तो हक रखती है पार्लियामेंट भी। पार्लियामेंट में कोई उठाए आवाज, या यहाँ बैठकर आपने कहा है, अगर ये बात सच है जो आप इतना इंकशाफ कर रहे हैं, तो फिर सब पे अब ये वाजिब है कि पूछे भाई डॉक्यूमेंट सामने लाने को क्यों कर रहे हैं आप ये, क्यों अपने एसेट्स सामने लाने को तैयार हूं। मैं तो बिडर को सामने लाने को तैयार हूं। हाँ तो क्यों? सबसे पहला सवाल है वाई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी अगर रूजवेल्ट होटल। ये तो एक मतलब हर चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, एसेट्स, नेशनल एसेट्स के पीछे, इस पे तो सबसे पहले किसी को जाना चाहिए अदालत में कि जी बताइए कि ये क्यों बेचा जा रहा है। अगर जवाब नहीं मिलता, और ये सबका हक है, आपका हक है, मेरा हक है, ये हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है कि क्यों आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, और आपके पास क्या वो रिसोर्सेज हैं कि दोबारा आप इससे कोई बेहतर इस्तेमाल करेंगे, और इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करने का सोचा जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं बिक रही है, पार्लियामेंट भी है, कोर्ट भी है, सारे इदारे मौजूद हैं, जैसे पनामा पे लोग जा सकते हैं। अगर कानून की तकाजों के साथ हो रहा हो और एक सिस्टम के साथ हो रहा है तो उसमें तो कोई बात नहीं है। अगर मैं तो कह रहा हूँ फोरक्लोजर कर रहे हैं, बात सही मान लेते हैं, आप बिड को तो ले ही नहीं रहे। इदारे में पनामा पे भी लोग जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, असेंबली में भी उठा सकते हैं, और अगर एक कानूनी तकाजे पूरी करके हो रही है तो उसमें कोई मुखालफा नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। फोरक्लोजर की तरफ जा रही है, बिड नहीं हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर हो रही है, अभी तक तो हुई नहीं है। अगर आप कह रहे हैं वाकई ऐसा हो रहा है तो उसके लिए असेंबली मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, और अगर एक प्रोसीजर असेंबली में तो आप है ना, आप लेके जाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया, अगर एक प्रोसीजर की तौर पे हो रही है तो उसमें तो कोई मुखालफा नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 नंबरी हो रही है खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ। देखें, अगर 2 नंबरी हो रही है इस वक्त तो आपको मुबश्शर जो एसेट एक हुकूमत ने ना बनाया उसको बेचने का हक हुकूमत को क्या है? पोजीशन इसको ले जाए। एसेट है, ये क्यों बनाएंगे? एसेट अपने बनाएंगे कि आप लोगों के लिए बनाएंगे? इसलिए आए थे हुकूमत में। मुबश्शिर साहब, ये साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एसेट्स इन्होंने इनहेरिट किए हैं पाकिस्तान ने, तो वो इनको बेचने का ये प्राइम एसेट्स है। किसी हुकूमत को कोई हक नहीं। ये हमारे क्राउन ज्यूल्स है, इनको बेचने का किसी हुकूमत को कोई हक नहीं। या बेच रही है और ऐसा मुल्क खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो रहा है कि इनके बिके बगैर कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो वो रीजंस बताएं। अली जफर साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप बात कर रहे थे पीआईए पे। जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा था कि देखें, हुकूमत का एक पॉलिसी डिसीजन होती है अगर कोई असासा बेचना हो, लेकिन कानून ने और बहुत सारी जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैं उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है कि बेचने का तरीका क्या है, और बेचने का तरीका बड़ा ओपन, ट्रांसपेरेंट और सिस्टमेटिक है। और उसकी एक बिडिंग प्रोसेस होता है, उसमें एक बिड आती है, उसके अंदर आप पहले एक कमेटी बनाते हैं, वो एक देखती है कि बिडर्स जो हैं उनकी क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं और क्वालिफिकेशंस हैं, और उसके बाद एक सिस्टमेटिकली जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो बेचने का वो अपनाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप आउटराइट बेच दें, आप उसको एक मैनेजमेंट भी दे सकते हैं किसी को, ताकि वो प्रॉफिटेबल एक होटल बन जाए। तो ये बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, और अगर ये बिक नहीं रहा या उसको बेचा जा रहा है इस तरह छुपा के, या एक रेलेवेंट बिड आई है और उसको सामने पब्लिक के सामने नहीं लाया जा रहा, तो ये एक बहुत सीरियस मामला है। और इस पे आपको याद होगा एक बड़ा फेमस केस था पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस। जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें। पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं आप लोग सारी इतनी। जी। खरा सच प्रोग्राम में हम लोगों ने ये क्लेम किया था कि फलां जहाज जिसका ये सीरियल नंबर है वो अनसेफ है फ्लाइंग के लिए, बराए मेहरबानी इसको मत उड़ाएं, कोई हादसा हो जाएगा। पीआईए ने हमारा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि जी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस वक्त वही जहाज क्रैश हो गया, 47 लोगों को उसमें अपने साथ लेके चला गया वो। अब मेरा बात मुझे बताएं कि हु इज रिस्पांसिबल?
ये तो देखिए, आपने बिल्कुल पहले भी एक बार इसका जिक्र किया था, और ये उस वक्त भी मैंने आपको कहा था, ये इतना सीरियस एलिगेशन है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट में एक जहां से भी सोर्स आपको पता चली, आपने एक इंफॉर्मेशन दी, तो ये एक फ़र्ज था एक इंस्टीट्यूशन का जिसमें CAA भी आ जाती है जो हमारी है, और PIA भी आ जाती है। दोनों अदारे जो हैं हमारी इंस्टीट्यूशंस, उनका फ़र्ज़ था कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करते, और अगर ये बात आपकी सच थी और आपने इंकशाफ किया जो सच पे एंड में प्रूव भी हो गया, तो उनको चाहिए था कि वो इस उसको पर पूरी मजीद तरह भी बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मुबश्शिर साहब मुझे लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश कि आखिर PIA का मुस्तकबिल है क्या। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुबश्शिर साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि PIA का एक तो मुस्तकबिल क्या होगा, और ख़ास तौर पे अगर हम मुलाजमीन की बात करें तो उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा फिर? PIA का कोई मुस्तकबिल नहीं है जी। PIA को जमहूरियत लड़ चुकी है, और ये जमहूरियत जो है, इसने जिस अदारे को हाथ डाला है, सारा तबाह बर्बाद हो गया। चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो PSL हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो, चाहे वो PCB हो, चाहे क्रिकेट हो। कौन सा इदारा है जो इस जमहूरियत की वजह से चला है? आप मुझे पलवशा बीबी जवाब दे दें जरा। देखिए, आपने एक हद तक तो सही बात की है, और अभी आपने कहा, आपने अदवार का जिक्र किया, अयूब खान साहब के अदवार का और जनरल मुशर्रफ के अदवार का। बात दरअसल ये है कि थोड़ा अपने गिरबानों में भी हमें झांकना चाहिए। ये वही पॉलिटिकल पार्टीज जो आज के भी सेटअप का हिस्सा हैं, हर सेटअप का हिस्सा रहती हैं, ये इनमें से बहुत सी वो हैं जो जनरल मुशर्रफ के साथ भी थी। अयूब खान साहब के साथ का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन इनके साथ भी थी। लेकिन ये वही पॉलिटिकल पार्टीज थी जो उनके हर कंट्रोवर्शियल या सही या गलत फैसले पर गैर टू चरा किए साथ खड़ी होती थी। लेकिन जो दौर जमहूरियत का होता है, उसमें ये ज़रूर एक सेटबैक कह सकते हैं, एक कमज़ोरी होती है कि इनकी बात सुननी पड़ती है, और इन अदवार में फिर अपना पर्सनल नफ़ा नुकसान पार्टीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, और मुल्की जो फैसले हैं, मुल्की इंटरेस्ट के फैसले हैं, वो पीछे हट जाते हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हम कोई सक्सेस स्टोरी नहीं कर सके आज तक। हमारी सक्सेस स्टोरी एट द मोस्ट ये है कि हमने 5 साल का दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा जो पूरा किया बगैर किसी इशू के, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन हम सब बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन चूंकि इस सिस्टम में इतनी स्टेगनेशन आ गई है कि इसको यहाँ से निकाल कर उस जगह ले जाना जहाँ आवाम जो है वो इस तरफ देखे उम्मीद से, वो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है इन हालात में। इन हालात में ये है कि कोई फैसला अगर मुल्की मफाद में है तो 10 लोग पहले उसको अपोज करने के लिए खड़े होंगे फॉर पर्सनल रीजंस, और ये हकीकत है। और यही हकीकत, ये वजह जो आपने कहा कि ये इदारों में या कहीं भी ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है जो हम सामने रखकर जो है जिसके बेसिस पर हम आपको कन्विंस कर सकें या लोगों को कन्विंस कर सकें कि अफरीदी साहब, आपकी टेक क्या है इस पे? जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये अगर 20-22 घंटे लोड शेडिंग थी तो पिछले अदवार की गवर्नमेंट ने आबादी को, इंडस्ट्री को ये सब दे के प्लान नहीं किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल आने वाली गवर्नमेंट ये कहे कि वो पिछले वालों ने नहीं किया तो हम भी ना करें। नहीं, उन्होंने नहीं किया, हम उसको कर रहे हैं कि जिनकी कोताही थी वो हो गई, वो गुजर गया, मुल्क ने आगे जाना है। आज हम उस लोड शेडिंग को और इंडस्ट्री के लिए बिजली पूरी करने के लिए, गैस की शॉर्टेज को, इन सब को पूरे करने की तरफ लगे हुए हैं। अगर पिछले गवर्नमेंट ये नहीं देखा कि आबादी की ग्रोथ क्या है, उसके साथ बिजली कितनी। अफरीदी साहब, मैंने आपको इंटरप्ट करना है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। बात तो पूरी करने दें जो मुबश्शिर भाई, अभी तो मैंने बात पूरी नहीं की है। आप मुझे प्लीज एक खबर दे दें, एक खबर का जवाब दे दें, मुझे ये बताएं, और 1 मिनट में प्लीज बताइएगा, क्या ये है कि आपको PTI के 11 अरकान असेंबली जो हैं पिछले 2 हफ्ते में मिलकर गए हैं और आपने उनसे कसम उठवाई है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रही हैं KPK में? हमने ये बहुत टाइम से लोग हमारे पास MNA MPA साहब आ रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट 18 तक पूरी करे। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे क्योंकि वो मिन्नतें कर रहे हैं कि आने वाला लेकिन पिछले हफ्ते आपकी मुलाकातें हुई हैं?
मुलाकातें तो रेगुलर बेसिस पे हैं, मैं ये नामे नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी तरफ से हमें पार्टी डायरेक्शन क्या है ये सही कि है कि 2018 उनके तक मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बहुत यानी बुरा भला कहा और ये अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल किया? वो तो देखिए शुरू से हो रहा है, वो तो टीवी पे वो कर रहे हैं, अखबारों में भी दे रहे हैं, वो खुद दे रहे हैं और उनका सारा है, आपके लेकिन साथ हम किया? चाहते हैं कि 2018 तक वो अपनी गवर्नमेंट पूरी करे, इलेक्शन में फिर नई गवर्नमेंट आए। अलीना, प्रॉब्लम यही मुबश्शिर, है। आपका क्या ख्याल है कि हुकूमती अरकान नहीं बुरा भला कहते होंगे? आपका क्या ख्याल है कि हुकूमती अरकान बुरा भला नहीं कहते होंगे प्राइवेट बैठ के? इसमें ऐसी बिल्कुल क्या कहते बात है? हैं। हुकूमती अरकान भी बैठते होंगे तो कितने की शिकायतें होती होंगी? आपकी सोच है कि ये पीएमएलएन के अंदर कितनी डाइकोटमी है और कितने लोग दुखी हैं अंदर से? एग्जैक्टली तो हर ये तो होता है, ये तो जो हमारे तो जाहिर नहीं है, हमारी तो लीडरशिप पे एतमाद का इजहार है पूरा, और जो भी लीडरशिप सर आपकी कैबिनेट में ना कैबिनेट ऐसे लोग हैं जो 1.5 साल तक अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं शक्ल देख सकते, क्या बातें कर रहे हैं। जर्नलिस्ट ज्यादा मिल लेते हैं बट अलीना, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग द शो टुडे। मुझे और मुबश्शिर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बस।